सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 121। वांग युदाओ को सचमुच ऐसा लगा जैसे वह अचानक स्वर्ग से धरती पर आ गिरा हो। ये स्थिति बेहद हास्यास्पद थी। एक पल वह फंगस राजा को पाकर खुशी से जश्न मना रहा था, लेकिन अब वह बिल्कुल भी खुश नहीं था और रो भी नहीं पा रहा था। 5 भेड़िए अपनी डरावनी आंखों से वांग युदाओ को घूर रहे थे। उनकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं। जाहिर है, इन जीवों के मन में वांग युदाओ के लिए गहरी नफरत थी। शायद इन भेड़ियों ने वांग युदाओ को फंगस राजा को खाते हुए देख लिया था, या शायद ये जंगली भेड़िए हमेशा फंगस राजा के साथ रहे थे। वांग युदाओ भाग खड़ा हुआ। अब वह भेड़ियों के निशाने पर था, इसलिए वह भाग नहीं सकता था। हालांकि इस बार वह जमीन पर नहीं बल्कि सीधे पेड़ों पर भागा। यहाँ पेड़ एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे, जिससे वह सीधे एक डाल से दूसरी डाल पर चढ़ सकता था। हालांकि भेड़िए खतरनाक होते हैं, लेकिन वे इंसानों की तरह पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते। वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। उसने जमीन पर पड़े जंगली भेड़ियों को देखा जो पेड़ों के तनों को बेतहाशा नोच रहे थे, हंसा और ऐसे झूला झूल गया जैसे झूला झूल रहा हो। आखिरकार घाटी से बाहर आकर वांग युदाओ ने राहत की लंबी सांस ली, साथ ही उस महिला के बारे में थोड़ी चिंता भी महसूस की। हालांकि उसके कौशल और जाने से पहले उस पर इस्तेमाल की गई शुद्धिकरण कला को देखते हुए उसने सोचा कि उसे कुछ भी गंभीर नहीं होना चाहिए था। वांग युदाओ ने चारों ओर देखा। हालांकि अभी अभी बारिश हुई थी, सूरज अब आसमान में नहीं था। शाम हो चुकी थी और पहाड़ों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए आसमान पहले ही धुंधला हो चुका था। वांग युदाओ ने जल्दी से अपने शरीर पर थपथपाया, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके चेहरे पर तुरंत भाव जम गए, क्योंकि उसकी जेब में जो नक्शा था वह पूरी तरह से फटा हुआ था। वह ये भी नहीं बता पा रहा था कि उस पर क्या बना है। वांग युदाओ का चेहरा बेबसी से भरा था। जब वह पहली बार अंदर आया था तो उसने पूरा रास्ता नक्शे के हिसाब से तय किया था, लेकिन इसमें काफी समय लग गया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह पूरे समय जंगल में ही चल रहा था, जिससे रास्ता भटक जाना बहुत आसान था। अब उसके पास नक्शा भी नहीं था। क्या ये और भी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी? वांग युदाओ ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर बस आगे बढ़ सका। आखिरकार अंधेरा हो रहा था और बेहतर होगा कि वह पूरी तरह अंधेरा होने से पहले ही बाहर निकल जाए। उसने शेन युए को जाते समय बताया नहीं था और उसे नहीं पता था कि अब उसकी हालत कैसी है। और वांग युदाओ की बेमतलब की बाहर निकलने की तलाश के दौरान ही वह पूरी तरह से रास्ता भटक जाने के लिए काफी भाग्यशाली था। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ पहुंच गया है। वांग युदाओ पसीने से लथपथ था। आसमान पहले से ही बहुत अंधेरा था और अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो वह बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर पाएगा। आखिरकार रात में घूमना बहुत खतरनाक था। वांग युदाओ ने एक पल सोचा और पहले आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ ही ली। खाना ढूंढने की उसकी पिछली कोशिश नाकाम हो गई थी, इसलिए वांग युदाओ का पेट अभी भी खाली था। लेकिन बारिश की वजह से सूखी लकड़ियां ढूंढना बेहद मुश्किल था। जैसे ही वांग युदाओ ने सूखी लकड़ियां ढूंढकर उसे जलाया और जंगली जानवर पकड़ने की तैयारी करने लगा, सामने घास में अचानक हलचल हुई। खून से लथपथ एक आदमी तुरंत बाहर भागा। हालांकि जब उस आदमी ने वांग युदाओ को देखा तो वह थोड़ा चौंका, लेकिन रुका नहीं बल्कि जल्दी से दूसरी तरफ भागा। लेकिन कुछ कदम दौड़ने से पहले ही उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह एक नौजवान था, साधारण कपड़े पहने हुए। वांग युदाओ ने थोड़ा मुंह बनाया। ये तो बहुत ज्यादा था। हर बार खाने के लिए कुछ मिलना इतना मुश्किल क्यों था? अब ये कौन था? भाई, क्या मैं एक लाइट उधार ले सकता हूँ? वांग युदाओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी ऐसा कुछ कहेगा। खून से लथपथ तुम बाहर भागते हो और बस कहते हो, भाई क्या मैं एक लाइट उधार ले सकता हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? वांग युदाओ ने उस व्यक्ति को अजीब नजरों से देखा। उसके कई कपड़े फटे हुए थे, जाहिर है किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के पंजों से। उसके शरीर पर कई जख्म भी थे, लेकिन उनका बस इलाज किया गया था। हालांकि वांग युदाओ कोई मेडिकल छात्र नहीं था, फिर भी वह समझ गया कि यह एक बहुत ही पेशेवर पट्टी बांधने की तकनीक थी। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। उस आदमी ने धन्यवाद कहा, फिर एक टॉर्च ली और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस भाग गया। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ा और वांग युदाओ से बोला, भाई मुझ पर एक एहसान करो, मेरे लिए कुछ और टॉर्च ले आओ। मेरा साथी फंस गया है, भेड़ियों ने फंसा लिया है। वांग युदाओ ने आंखें झपकाईं, फिर उसे भावशून्य भाव से घूरने लगा। उसका साथी भेड़ियों के जाल में फंस गया। आज भेड़ियों को क्या हो गया था? उन्होंने एक बार उसे रोका था और अब किसी और को। उसे अचानक उस फफूंद राजा की याद आई जिसे उसने खाया था और उसका दिल धड़क उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पहाड़ के सभी भेड़िए इस फफूंद राजा से जुड़े हों? अगर ऐसा है तो फफूंद राजा के चले जाने के बाद क्या ये जंगली भेड़िए पागल नहीं हो जाएंगे? वांग युदाओ ने जल्दी से सिर हिलाया। तभी घास अचानक फिर हिली और फिर एक कराहने जैसी आवाज सुनाई दी।
वांग युदाओ थोड़ा चौंका और वह आदमी भी डर गया और तुरंत चिल्लाया, भेड़िए आ रहे हैं। वांग युदाओ ने एक गहरी सांस ली, अपनी कलाई घुमाई, उसके बाएं हाथ में एक मशाल और दाहिने हाथ में वह विलो लीफ कृपाण था जो उसने पहले उठाया था। घास से दो जंगली भेड़िए बाहर निकले और फिर सीधे वांग युदाओ और उस आदमी पर अपने तीखे दांत दिखाने लगे। चलो, ये भेड़िए पागल हैं। ये देखकर कि वांग युदाओ वास्तव में लड़ने की तैयारी कर रहा था, वह आदमी चौंक गया और जल्दी से उसे चेतावनी दी। उस आदमी की बात सुनकर वांग युदाओ भी रुक गया। दोनों भेड़िए अपने नुकीले दांत दिखा रहे थे और वांग युदाओ के हाथ में मशाल देखकर वे थोड़े डरे हुए लग रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उफ! जंगली भेड़िया भौंका, फिर सीधे वांग युदाओ पर झपटा। ये देखकर उस आदमी ने आह भरी। वह मदद मांगने बाहर आया था और अचानक आग लग गई, इसलिए उसने लोगों को बचाने के लिए मशाल वापस लेने का इरादा किया। कौन जानता था कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि क्या यह आदमी बेवकूफ़ था। एक व्यक्ति वास्तव में दो पागल जंगली भेड़ियों से लड़ना चाहता था। ये तो बस मौत को दावत देना था। क्या वह सचमुच सोचता था कि उसके हाथ में मशाल एक दिव्य भाला है? वांग युदाओ को पता नहीं था कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा था। उसने ठंडी सांस ली। हालांकि जंगली भेड़िए विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की रोशनी का उन पर निश्चित रूप से बहुत अच्छा असर हुआ। वांग युदाओ नीचे झुका, जंगली भेड़िया सीधे उसके सिर के ऊपर से कूद गया। वांग युदाओ ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मशाल सीधे जंगली भेड़िए के पेट पर लगी, जबकि उसके दूसरे हाथ में विलो के पत्तों से बनी कृपाण भी जंगली भेड़िए के पेट पर फिसल गई और फिर खून की एक बड़ी धार फूट पड़ी। तानजी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दृश्य सामने आएगा। पहले वह अभी भी सोच रहा था कि इस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अचानक उसने देखा कि वह व्यक्ति अभी भी खड़ा है, जबकि एक जंगली भेड़िए के सीधे पेट फाड़ दिए गए हैं। इसने उसकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। उसने पहले भेड़ियों को केवल कार्टूनों में ही देखा था, लेकिन अब उसने एक व्यक्ति को अपनी आंखों से भेड़िए को मारते हुए देखा था। जंगली भेड़िया सीधा जमीन पर गिर पड़ा, काफी देर तक तड़पता रहा, फिर धीरे धीरे उठा, खून की धार छोड़ते हुए, और धीरे धीरे भाग गया। दूसरा भेड़िया भी उसके पीछे पीछे भाग गया। एक पल में तानजी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ये जानते हुए कि इस बार उसकी मुलाकात उसके रक्षक से हुई है। मैं बारबेक्यू करने वाला हूँ, क्या तुम भी शामिल होगे? वांग युदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका पेट पहले से ही गुर्रा रहा था। नहीं नहीं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम इस बार जड़ी बूटियां ढूंढने निकले थे, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी और हम भेड़ियों के झुंड से टकरा गए, साथ ही तेज बारिश भी हुई। हमारा सारा सामान भीग गया। हम आग नहीं जला सकते और सबसे ज़रूरी बात, मेरा दोस्त अब भेड़ियों से घिरा हुआ है। तानजी ने झट से वांग युदाओ से कहा। वांग युदाओ की शक्ति ने उसे घुटन महसूस कराई, उसे यकीन था कि वांग युदाओ उनकी मदद कर सकता है। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा चौंक गया। जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले थे, कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पट्टियां इतनी पेशेवर थीं। लेकिन वांग युदाओ को ये लोग सचमुच नापसंद थे। वह अब ये बेतुके काम नहीं करना चाहता था। इन लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वह दखल नहीं देना चाहता था। ये देखकर कि वांग युदाओ का कोई इरादा नहीं था, तानजी तुरंत चिंतित हो गया। हमको गांव में एक अजीबोगरीब बीमारी के इलाज में मदद करने आए थे जो गांव में फैल गई थी। हमारे शिक्षक के पास ये कहने के अलावा कोई चारा नहीं था कि हमें पहाड़ों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, तानजी ने जल्दी से समझाया। वांग युदाओ ने उनकी ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग भी क्यों गांव के डॉक्टर होंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा था। ये सही है, सिर्फ शांगनान शहर ही क्यों गांव में लोगों को नहीं भेजता था, और शांगनान शहर सिर्फ शांगनान अस्पताल से डॉक्टर नहीं भेजता था। और भी डॉक्टर आए थे। आखिरकार यह एक नई तरह की बीमारी थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस डॉक्टर ने जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गांव के पहाड़ों में जाने का सोचा। कितनी चतुराई थी। ये जानना जरूरी है कि स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर इस गांव में कोई बीमारी है तो इसका मतलब है कि गांव के आसपास कहीं न कहीं इस बीमारी के इलाज के लिए जड़ी बूटियां जरूर होंगी। दुर्भाग्य से वांग युदाओ के पास उन्हें ढूंढने की क्षमता नहीं थी। ये सोचकर वांग युदाओ ने सिर हिलाया, फिर कहा, तो चलो। कितने भेड़िए उन्हें घेरे हुए हैं। वांग युदाओ की बातें सुनकर टैनजी थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग युदाओ ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया, लेकिन अब उसे पता था कि वांग युदाओ मदद के लिए राजी हो गया है। अगर वांग युदाओ मदद के लिए राजी हो जाए तो यही सबसे अच्छा है। वांग युदाओ का नेतृत्व करते हुए टैनजी बाएं दाएं मुड़ा। अपनी चोटों की वजह से टैनजी को थोड़ी मुश्किल से चलना पड़ रहा था। चूंकि उन्हें किसी को बचाना था, इसलिए वांग युदाओ ने टैनजी को उसके जख्मों का इलाज करने के लिए रुकने नहीं दिया, और टैनजी दांत पीसते हुए डटे रहे। उसके शरीर पर पहले से ही कई जख्म थे, और अब इतनी कांटों वाली जगह से गुजरते हुए उसके पैरों के जख्म और भी ज्यादा चुभ रहे थे।
इसके बावजूद टेनजी ने कोई आवाज़ नहीं की। इससे वांग युदाओ काफ़ी प्रभावित हुआ। इस टेनजी को एक आदमी माना जा सकता था। वह खुद भाग सकता था, लेकिन अब वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो पीछे मुड़कर उसकी मदद करे। ऐसा लग रहा था कि उसका चरित्र अच्छा। लगभग 5-6 मिनट चलने के बाद आगे चल रही तांजी अचानक रुक गई। हम यहाँ हैं। देखो, लगभग 20 जंगली भेड़िए हैं और मेरे सभी साथी पेड़ों पर हैं। वांग युदाओ तांजी द्वारा बताई गई दिशा में गया और उसे जंगली भेड़ियों का एक झुंड दिखाई दिया। उनकी नज़रें पेड़ पर टिकी थीं, जहाँ कई लोग कांप रहे थे। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। तुम यहीं रहो, तुम तो पहले से ही घायल हो। हालांकि वांग युदाओ को लगा कि यह आदमी एक आदमी है, लेकिन इस स्थिति में वहां न जाना ही बेहतर था, वरना बाद में उसे इस आदमी की देखभाल करनी पड़ती। वांग युदाओ ने सभी मशालों को हाथ में लेकर उन्हें सीधे बांध दिया। वांग युदाओ की बातें सुनकर तांजी थोड़ा स्तब्ध रह गया। तभी उसे अपनी चोटों का ध्यान आया। उसने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर वह अभी बाहर गया तो वह निश्चित रूप से उस पर बोझ बन जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि पहले अपनी चोटों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। और वांग युदाओ की बात खत्म होते ही वह सीधे बाहर चला गया। उन लोगों ने वांग युदाओ की शक्ल तो साफ देखी, लेकिन तांजी को नहीं देखा। हालांकि वांग युदाओ के हाथ में मशाल देखकर वे तुरंत उत्साहित हो गए। भेड़ियों जैसे जानवर स्वाभाविक रूप से अपनी हड्डियों से निकलने वाली आग से डरते हैं। जाहिर है, जब वांग युदाओ ने मशालों को एक साथ बांधा और बड़ी लौ हिली तो जंगली भेड़िए तुरंत हिलने लगे। हालांकि वे तुरंत पीछे नहीं हटे, फिर भी उन्होंने वांग युदाओ के लिए रास्ता साफ कर दिया। उस बड़े पेड़ के तने पर कई लोग उससे कसकर चिपके हुए थे। वांग युदाओ ने सरसरी निगाह डाली और एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी दाढ़ी पहले से ही सफ़ेद हो चुकी थी। वह ज़रूर काफ़ी बूढ़ा होगा। हमें बचाओ, जल्दी से बचाओ। पेड़ से एक औरत की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लग रहा था कि वह शायद अभी 20 साल की भी नहीं हुई होगी। वांग युदाओ पहले ही पेड़ के किनारे जा चुका था। इतने सारे जंगली भेड़ियों से घिरे होने के कारण वांग युदाओ को भी थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी, खासकर हाथ में मशाल लिए हुए। तुम मेरे पीछे आओ। वांग युदाओ पेड़ के पास गया और जल्दी से कुछ लोगों को पहले नीचे उतरने को कहा। अगर वे इसी तरह पेड़ से चिपके रहे और मशाल जल गई तो शायद ये भेड़िए उन्हें खा जाएंगे। ऊपर खड़ी औरत ने वांग युदाओ को शक भरी नज़रों से देखा। वह दोनों हाथों से पेड़ से कसकर चिपकी हुई थी। जाहिर है कि वह नीचे नहीं आना चाहती थी। उसके अलावा एक आदमी भी था जो हिचकिचा रहा था। हालांकि बूढ़ा आदमी बहुत बेफिक्र था। उसने वांग युदाओ को धन्यवाद दिया और नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया। तभी आसपास के भेड़ियों ने अचानक कई सिसकारियां भरी। उसके बाद भेड़ियों की चीखों और कूदने की आवाज़ें गूंजने लगीं। वांग युदाओ ने साफ महसूस किया कि ज़मीन हिलने लगी है। वह थोड़ा कांप उठा। उसी समय उसे खून की एक गंध महसूस हुई। तुरंत वांग युदाओ के हाव भाव बदल गए, क्योंकि उस खून की गंध का स्रोत वह भेड़िया था जिसकी उसने पहले आंतें फाड़ दी थीं। आह, एक भेड़िया मर गया। उसे किसने मारा? क्या उसने जियाओ जी को मारा था? जियाओ जी वाकई अद्भुत है। जियाओ जी में ये क्षमता कैसे हो सकती है? पेड़ पर बैठे आदमी ने कहा। औरत ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर पेड़ के नीचे वांग युदाओ की ओर देखा और तुरंत बोली, तो ये तुम थे? तुमने उसे मारा है ना? तुमने तो सचमुच एक भेड़िए को मार डाला। क्या ये आग में घी डालने जैसा नहीं है? वांग युदाओ स्तब्ध रह गया, फिर उस महिला को अनदेखा कर दिया। साफ तौर पर एक ही स्थिति थी, फिर भी दो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार हो सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर था। अब भेड़ियों का गुस्सा भड़क गया था। अगर कुछ गड़बड़ होती तो उसे घेर लिया जाता और घेराव भी उसे ही होता। बाकी सब अभी भी पेड़ से चिपके हुए थे। भेड़ियों से घिरा होना एक बड़ी समस्या थी। भेड़िए फुर्तीले होते थे और उनके दांत तीखे होते थे। अगर काट भी लेते तो कोई मजाक नहीं होता। वांग युदाओ ने अपने हाथ में मशाल लहराए। हालांकि जंगली भेड़ियों की चीखें तेज थीं, लेकिन जब तक वांग युदाओ मशाल थामे रहे, ये जंगली भेड़िए साफ तौर पर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी डरावनी आंखें एक साथ वांग युदाओ को घूर रही थीं। अगर निगाहें मार सकती तो वांग युदाओ शायद अब तक टुकड़े टुकड़े हो गए होते। उफ! भेड़ियों की चीखें उठती गिरती रहीं और घेरा छोटा होता जा रहा था। साफ था कि वे वांग युदाओ को पूरी तरह से घेरना चाहते थे। जाहिर है, पेड़ पर लोग भी थे। इस समय भेड़ियों के झुंड का घेरा सिकुड़ने लगा और वांग युदाओ बस और अंदर जा सकता था। उसके चारों ओर घनी डरावनी आंखें, घेरा छोटा होता जा रहा था और सबसे अहम बात यह थी कि यह घेरा बहुत घना था। अगर भेड़िए कम होते तो वह उछलकर उनके शरीर पर पैर रख सकता था, थोड़ा सावधान रहकर पल भर में बाहर निकल सकता था, लेकिन अब वह बाहर बिल्कुल नहीं देख सकता था और ये भूखे भेड़िए आम भेड़ियों से थोड़े बड़े लग रहे थे। तुम सब जल्दी से वहां की शाखाओं पर चढ़ जाओ, फिर सीधे नीचे कूदो, भेड़ियों के झुंड के पीछे कूदो और भाग जाओ। मैं उनका ध्यान भटका दूंगा।
वांग युदाओ ने गंभीर भाव से कहा। अब भेड़ियों के झुंड का घेरा छोटा और सघन होता जा रहा था। ऊपर पेड़ की छतरी भेड़ियों के झुंड से बड़ी थी, इसलिए जो लोग पहले पेड़ पर थे वे अब पेड़ से कूदकर भेड़ियों के झुंड के बाहर निकल सकते थे और बच सकते थे। वांग युदाओ की बातें सुनकर ऊपर खड़ी महिला फिर बोली, तुम हमें कूदने के लिए कह रहे हो? क्या तुम नहीं देखते कि यह पेड़ कितना ऊंचा है? हम कैसे कूद सकते हैं? अगर हमारे पैर टूट गए तो क्या होगा? वांग युदाओ ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, उसकी क्यूई उसके सीने में उठ रही थी। टूटे पैर? ठीक है, तो तुम चुनो, भेड़ियों का शिकार बनो या टूटे पैर चुनो। अगर थोड़ी देर में भेड़ियों का झुंड फिर से तितर बितर हो जाए तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तुम सब अपना समय लो और खेलो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम ही तो भेड़ियों के झुंड को भड़काने वाले थे, अब तुम हम पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? औरत ने आगे कहा। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली और औरत को नीचे गिराने की इच्छा को दबाते हुए, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही बूढ़ा बोल पड़ा। बकवास बंद करो, कूदो। बस इतनी ही ऊंचाई है, तुम्हें किस बात का डर है? तुम इतने नाजुक क्यों हो? छोटे भाई, नीचे। शुक्रिया, लेकिन कूदने के बाद तुम्हारा क्या होगा? कम से कम उसे ज़मीर तो था। वांग युदाओ ने राहत की सांस ली, फिर जोर से चिल्लाया, मैं ठीक हूँ, बस अपना ख्याल रखना, मुझे कोई परेशानी मत देना। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ऊपर खड़ी महिला बुदबुदाई। ठीक है, शुक्रिया छोटे भाई। बूढ़े ने उसे धन्यवाद दिया, फिर जल्दी से टहनी के सिरे की ओर दौड़ पड़ा। ऐसी स्थिति में अगर वह बाहर की ओर चढ़ता तो वह कूद सकता था। नहीं गुरु, मत कूदो। यह आदमी हमें कूदने पर मजबूर कर रहा होगा क्योंकि भेड़ियों का झुंड उस पर हमला कर रहा है। नीचे कूदने के बाद हम भेड़ियों के झुंड का ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे, फिर वह राहत महसूस करेगा और भाग जाएगा और हम भेड़ियों के झुंड से घिर जाएंगे। अचानक महिला चिल्लाई, उसकी आवाज़ कुछ जोरदार थी। वांग युदाओ पहले चाहता था कि ये लोग जल्दी से कूद जाएं, लेकिन उसे ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। इस महिला की कल्पनाशक्ति बहुत ज्यादा बेकाबू थी, या शायद उसकी बुद्धि कमजोर थी। अगर मैं अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रही होती तो टॉर्च लेकर क्यों आती? क्या तुम्हारा दिमाग भूसे से भरा है? वांग युदाओ आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और ऊपर पहुंचकर दहाड़ा। उसी समय बूढ़ा आदमी भी ऊपर से सीधे कूद गया और फिर पास ही घास के ढेर में जा गिरा। किनारे पर मौजूद भेड़ियों ने आवाज़ सुनी और जाने ही वाले थे, लेकिन वांग युदाओ की तरफ की लपटें बुझ गईं और इन जंगली भेड़ियों का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। हालांकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, नीचे कूदने के बाद बूढ़ा आदमी ठीक था। उसने अपनी पीठ थपथपाई और सीधा खड़ा हो गया, लेकिन चलते समय वह थोड़ा लंगड़ा रहा था। जाहिर है क्योंकि वह बूढ़ा था और उसकी हड्डियां अपेक्षाकृत कमज़ोर थीं। छोटे भाई, शुक्रिया। बूढ़े आदमी ने वांग युदाओ की ओर हाथ बढ़ाए, जो भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था। बकवास बंद करो, जल्दी से उन दोनों को नीचे आने को कहो, वे सचमुच पागल हो गए हैं। वांग युदाओ ने चिढ़कर कहा। उसके आसपास के भेड़िए पहले से ही झपटने लगे थे। ये लोग बस टालमटोल करते रहे। बूढ़े ने जल्दी से जवाब दिया, फिर ऊपर खड़े दो लोगों पर जोर से चिल्लाया। ये देखकर कि उसके स्वामी नीचे जाने के बाद ठीक हैं, महिला ने तुरंत हिम्मत जुटाई और वे दोनों एक साथ नीचे कूद पड़े। वांग युदाओ चौंक गई। वे दोनों सीधे जमीन पर गिर पड़े। महिला ने अपनी पीठ रगड़ी, फिर जल्दी से उठी और भाग गई। उस आदमी ने भी ऐसा ही किया। स्वामी, जल्दी से चलते हैं, इन भेड़ियों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वह आदमी बूढ़े के पास गया। बुजुर्ग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, उन दोनों को देखा और फिर कहा, हम कैसे जा सकते हैं? हमारे उपकारक अभी भी वहाँ हैं। क्या तुम जाने की हिम्मत रखते हो? लेकिन गुरु, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वह पहले से ही जंगली भेड़ियों से घिरा हुआ है और बाहर नहीं निकल सकता। मुझे लगता है कि वह गंभीर खतरे में है। महिला ने थोड़ा अन्याय महसूस करते हुए कहा। चुप रहो। बूढ़े आदमी की दाढ़ी में बाल खड़े हो गए और उसने महिला की ओर इशारा करके गालियां दीं। उसी समय तान जी, जो दूर से देख रहा था, भी जल्दी से वहां पहुंच गया। बड़े भाई तान, तुम कहाँ भाग गए? गुरु और छोटी बहन कितने खतरे में थे? उस आदमी ने तान जी को देखा और तुरंत सारा दोष उस पर मढ़ दिया। तान जी ने उत्सुकता से पास ही खड़े भेड़ियों के झुंड को देखा, फिर कहा, मैं किसी की मदद करने गया था, है ना? भाई वांग युदाओ, मुझे वही मदद के लिए मिले हैं। क्या करें, वो अभी तक बाहर नहीं आया। तान जी बेचैनी से गोल गोल घूम रही थी। 20 से ज्यादा भेड़ियों से घिरा हुआ और वे पागल भेड़ियों जैसे लग रहे थे। क्या वो अब भी बाहर निकल सकता है? तुमने कहा था कि यही वो इंसान है जिसे तुमने पाया था। बूढ़े ने उलझन में तान जी को देखा। तान जी ने सिर हिलाया, फिर वांग युदाओ के साथ अपनी पिछली मुलाकात का जिक्र किया। क्या वो सच में इतना ताकतवर है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तान जी ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। अगर हमारा उपकारकर्ता बाहर आएगा तो हम जल्दी से भाग जाएंगे ताकि उसे रोक न सकें, बूढ़े ने कहा। इस समय वांग युदाओ अकथनीय कड़वाहट से भर गया।
शुरू में वे बस चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अचानक एक भेड़िया दहाड़ा, और जो भेड़िए पहले से ही बहुत पास खड़े थे उन्होंने अचानक अपने नुकीले दांत दिखाए, कुछ बार फुसफुसाए और फिर मानो उड़ रहे हों वे सीधे वांग युदाओ की ओर झपटे। झपटते भेड़िए को देखकर वांग युदाओ ने उसे सीधा मुक्का मारा और हवा में झपटने वाला भेड़िया वांग युदाओ के मुंह से पीछे हट गया। हालांकि बल के कारण वह खुद भी 1-2 कदम पीछे हट गया। एक बार जब भेड़िया खून देखता है तो वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। अपने साथियों का खून देखकर वे पहले ही काफी उन्मत्त हो चुके थे और अब वांग युदाओ द्वारा उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कार्रवाई ने उन्हें और भी क्रोधित कर दिया। और अब वांग युदाओ उस विलो लीफ कृपाण का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर वह भेड़ियों को फिर से खून दिखा दे तो शायद उनकी आंखें लाल हो जाएंगी और फिर उन्हें मशाल का भी डर नहीं रहेगा। एक के बाद एक भूखे भेड़िए वांग युदाओ पर टूट पड़े। वांग युदाओ जल्दी से पेड़ के तने की ओर पीछे हट गया, अपनी पीठ दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, फिर पेड़ से टिक गया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। जब उसका शरीर जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर था तो वह मुड़ा और तेजी से ऊपर चढ़ गया और उसके हाथ में पकड़ी मशाल भी सीधे भेड़ियों के झुंड की ओर फेंक दी। तुरंत भूखे भेड़ियों ने अपनी पूंछें पैरों के बीच दबाकर फुसफुसाते हुए तितर बितर हो गए, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अभी भी वांग युदाओ को देख रहे थे। जल्दी से पेड़ पर चढ़कर वांग युदाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। पेड़ के तने पर खड़े होकर उसने दूर तक देखा और तुरंत गुस्से का एक उभार फिर से प्रकट हुआ। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? वहां भागो! वांग युदाओ ने कुछ लोगों पर चिल्लाया, फिर एक रास्ता ढूंढा और तेजी से धीरे धीरे पेड़ के तने पर चढ़ गया। गनीमत थी कि यहाँ पेड़ काफी घने थे, इसलिए आगे पीछे चढ़कर वह असल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर सीधे चढ़ गया। वांग युदाओ को ऐसा करते देख बाकी लोग भी खुश हुए। बूढ़े ने राहत की सांस ली और तेजी से पीछे की ओर भागा। ऐसी स्थिति में भेड़ियों के निशाने पर वांग युदाओ अकेला नहीं बच सकता था। यह एक बेकार बचाव अभियान होता। करीब 10 मिनट बाद भेड़ियों की आवाज गायब हो गई। डुअन हुआईजी ने उत्सुकता से पास के जंगल की ओर देखा। वे बच गए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन्हें बचाने वाले का क्या हुआ होगा। हालांकि उसने उसे पहले भी पेड़ के तने पर चढ़ते देखा था, फिर भी नीचे भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे। अगर वह गलती से गिर गया तो क्या वह भेड़ियों का भोजन नहीं बन जाएगा? मालिक, तानजी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर थोड़ी चिंता से उस तरफ भी देखा जहां से वे अभी अभी निकले थे। ये व्यक्ति तो इस गांव का नहीं लग रहा है ना? ये यहाँ कैसे आ गया? डुअन हुआईजी चिंतित थे, लेकिन एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने समय बिताने के लिए यूं ही बात कर ली। तानजी ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले वांग युदाओ के साथ काफी समय बिताया था और उनके बारे में काफी उत्सुक थे। सच कहूं तो अगर वो गांव में जो हुआ न होता तो शायद ये लोग जिंदगी भर यहाँ के पहाड़ों के बारे में न जानते, न ही ऐसी चीज़ों का सामना करते। अगर सोफी कर सकती तो वह ज़रूर जिन्हाई में रहना चाहती, लेकिन चूंकि डुअन हुआईजी यहाँ आ गए थे इसलिए उनके पास उनके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वहां पहुंचने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वो गांव में जो दिखाई दे रहा था वह एक नई तरह की बीमारी थी जो मौत का कारण बन सकती थी। हालांकि वह खुद को चिकित्सा के प्रति समर्पित मानती थी, लेकिन जिंदगी की तुलना में उन्हें अभी भी पता था कि क्या जरूरी है। हालांकि चूंकि वह पहले ही आ चुकी थी और अगर वह अपने गुरु के साथ इस नए प्रकार की बीमारी पर शोध कर पाती तो वह रातों रात प्रसिद्धि पा सकती थी। सोफी के लिए यह प्रलोभन बहुत बड़ा था। आखिरकार चिकित्सा के क्षेत्र में सफल होना बेहद मुश्किल था। बेशक अच्छा खाना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करना निश्चित रूप से रातों रात होने वाली कोई चीज नहीं थी। अगर डुअन हुआईजी यहाँ बीमारी की पहचान कर लेते तो जैसे ही इसकी घोषणा होती वह उनकी महिमा का आनंद ले सकती थी, जो चिकित्सा जगत में उनके भविष्य के लिए बहुत मददगार होता। दुर्भाग्य से वास्तविकता और आदर्श अंततः दो अलग अलग चीजें हैं। अगर सोफी को पता होता कि को गांव आने के लिए पहाड़ों में प्रवेश करना होगा और जंगली भेड़ियों का सामना करना होगा, लगभग अपनी जान गंवानी होगी, तो वह वहां आने का फैसला ही नहीं करती। सोफी, उसके बगल में बैठे आदमी ने देखा कि सोफी का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था और वह जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही सोफी ने उसे घूर कर देखा। जब पहले उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा था तो यह आदमी बहुत तेज भागा था, और अगर वह न होता तो भेड़ियों ने उन्हें कैसे घेर लिया होता। गुरुजी, मुझे लगता है कि वह दोस्त ठीक होगा। क्यों ना हम पहले निकल जाएं? हम जो भी सामान लेकर आए थे वह सब भाग जाने के कारण खो गया है। मुझे डर है कि वे सब भेड़ियों के पेट में चले गए होंगे। उन्होंने पहले 2-3 दिन पहाड़ों में रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी तो बस दूसरा दिन ही था और पहाड़ों में लाए गए सारे सामान गायब हो गए थे। औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने की उनकी यात्रा का अंत ऐसे ही हो सकता था। डुअन हुआईजी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वह स्वाभाविक रूप से इन बातों के बारे में जानता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो वह अपने उपकारक को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार उस व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी।
अगर वह उसका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद भी नहीं कर सकता तो वह फिर किसी का सामना कैसे कर सकता था। गुरुजी, आप पहले क्यों नहीं चले जाते? बाहर के मरीजों को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ हमारे उपकारक का इंतज़ार करूँगा। तानजी ने थोड़ा खून थूका और फिर जल्दी से डुआन हुआईजी से कहा। डुआन हुआईजी एक पल के लिए झिझके, फिर सिर हिलाया, ठीक है। जैसे ही उसने बाहर मरीजों के बारे में सुना, डुआन हुआईजी तुरंत मान गया। तानजी डुआन हुआईजी को अच्छी तरह समझता था। हालांकि डुआन हुआईजी ऐसी जीवन रक्षक कृपा को बहुत महत्व देते थे, लेकिन मरीजों को भी महत्व देते थे, खासकर जब बाहर इतने सारे मरीज हों। हालांकि अभी तक कोई इलाज नहीं मिला था, लेकिन उसकी चिकित्सा क्षमताएं आम लोगों की तुलना में कमज़ोर थीं, इसलिए हालात पर नज़र रखने के लिए उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। तानजी, सावधान रहना। अगर तुम उसका इंतज़ार नहीं करोगे तो जल्दी से बाहर निकलो और मिलो। डुआन हुआईजी ने बाकी दोनों की तरफ देखा, आह भरी, और फिर तानजी को निर्देश दिया। तानजी ने जोर से सिर हिलाया, फिर डुआन हुआईजी और बाकी दोनों को धीरे धीरे जाते देखा। वांग युदाओ आखिरकार नीचे के भेड़ियों को भगाने में कामयाब हो गया। ये लोग चिपचिपी कैंडी की तरह थे जिनसे छुटकारा पाना नामुमकिन था, लेकिन वांग युदाओ के पास अभी भी अपने तरीके थे। चूंकि वांग युदाओ को उस दिशा का साफ अंदाजा था जहां से तानजी पहले गया था, जंगली भेड़ियों को भगाने के बाद वांग युदाओ ने तेजी से उसका पीछा किया। हालांकि अगर वह ध्यान से खोजता तो जंगल से जरूर निकल सकता था, लेकिन वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। फफूंद राजा कम समय में अनिश्चित काल तक औषधि अंक भर सकता था, लेकिन सिस्टम ने यह नहीं बताया था कि वह समय कितना था। अगर वह टालमटोल करता और समय बीत जाता तो बात यहीं खत्म हो जाती। उसने दूर से तानजी को देखा और जल्दी से दौड़कर उसके पास गया। तानजी वांग युदाओ को फिर से देखकर बहुत खुश थी। खैर, वांग युदाओ अभी भी जिंदा था। अगर वांग युदाओ मर जाता तो डुआन हुआईजी को कितना बुरा लगता, ये सोचकर तानजी ने राहत की लंबी सांस ली। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। शुक्र है, तुम ठीक हो। वांग युदाओ मुस्कुराया और इधर उधर देखा। उसने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें उसने पहले बचाया था, और वह थोड़ा अवाक सा महसूस कर रहा था। आखिरकार उसने उनकी जान बचाई थी, तो अब वे दोनों क्यों चले गए? तानजी को वांग युदाओ की बात का मतलब समझ आ गया और उन्होंने तुरंत कहा, मेरे गुरु और बाकी दोनों पहले निकल गए। हम असल में पहाड़ों में दवा ढूंढने जाना चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। बाहर मरीज भी इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए गुरु ने मुझे यहाँ अकेले इंतजार करने को कहा, जबकि वे पहले बाहर निकल जाएंगे। फिर वे तुम्हें ठीक से धन्यवाद देंगे। वांग युदाओ ने कहा, ओह, और धन्यवाद सुनने में उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वैसे चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं। क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता याद है? वांग युदाओ ने बिना समय गंवाए। तानजी ने सिर हिलाया। दोनों जल्दी से बाहर निकल गए। अंधेरा हो चुका था, लेकिन तानजी और वांग युदाओ जाहिर तौर पर पहाड़ों में नहीं रुकना चाहते थे। तानजी और वांग युदाओ की बातचीत के दौरान तानजी को यह भी पता चला कि वांग युदाओ भी दवा ढूंढने पहाड़ों में गया था। हालांकि वांग युदाओ ने यह नहीं बताया कि वह क्या ढूंढ रहा था, और उसने वो गांव की स्थिति के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं बताया। खैर, बाहर निकलते ही वह बस शुद्धिकरण कला का इस्तेमाल करता। जब वे पहाड़ों से निकले तो शायद रात के 8 बज चुके थे। गांव में रात का उजाला कम था और मौसम भी अच्छा नहीं था, इसलिए जब तक वे दोनों गांव में नहीं पहुंचे उन्हें लोगों के घरों की कुछ रोशनियां दिखाई नहीं दी। ठीक है भाई वांग, मैं अब जा रहा हूं। मेरे गुरुजी पड़ोस के गांव में होंगे और मुझे वहां जाना है। भाई वांग, कृपया ध्यान रखना, यह महामारी कोई साधारण बात नहीं है। तानजी जाते समय थोड़ा चिंतित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग युदाओ को गांव में रहेंगे। हालांकि वह टाउनशिप हेल्थ सेंटर में थे, लेकिन वह वो गांव के बहुत पास था। ये कहा जा सकता है कि कई विदेशी डॉक्टर असल में ज़्यादातर आसपास के गांवों में परिवारों के साथ रहते थे, क्योंकि यह ज़्यादा सुरक्षित था। वांग युदाओ ने अपने मामलों का जिक्र किए बिना सिर हिलाया। अगर किसी को यह बताना हो कि इस समय सबसे ज़्यादा चिंतित व्यक्ति कौन था, तो वह छात्रावास में शेन युए ही होगी। उसे अच्छी तरह याद था कि छात्रावास में वांग युदाओ के साथ पहले क्या हुआ था। इस बार जागने के बाद उसे लगा कि वह बहुत जल्दबाजी में थी। आखिरकार वांग युदाओ आसानी से दूसरों की मदद नहीं करते थे। शायद उन्हें सचमुच कुछ खास परेशानियां थीं, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले भी इसका जिक्र किया था। फिर भी उनकी खातिर वांग युदाओ ने उन्हें बचाने के लिए कदम उठाया। इसलिए जागने के बाद वह वांग युदाओ के साथ अच्छी बातचीत करने और जाहिर है वांग युदाओ का आमने सामने शुक्रिया अदा करने की तैयारी में थी। आखिरकार वांग युदाओ के बिना युदाओ, वह शायद अभी अस्पताल में पड़ी होगी। हो सकता है उसकी जान भी चली गई हो, हालांकि यह इतनी जल्दी नहीं होता। हालांकि जब उसने टाउनशिप हेल्थ सेंटर में उसे ढूंढा तो उसने पाया कि वांग युदाओ पूरी तरह से गायब हो गया था। उसने अपने साथ आई नर्स से पूछा, लेकिन नर्स को भी नहीं पता था कि वांग युदाओ कहाँ गया है। किसी कारण से वांग युदाओ को न पाकर शेन युए तुरंत चिंतित हो गई।
शायद यह उस कारण से था जिसका जिक्र वांग युदाओ ने पहले किया था कि वह कुछ कर नहीं पा रहा था, या शायद कुछ और कारणों से। संक्षेप में, शेन युए बहुत परेशान, बहुत चिंतित और थोड़ी नाराज भी थी। वह इतनी चुपचाप क्यों चला गया? जब वांग युदाओ टाउनशिप हेल्थ सेंटर पहुंचा तो जियाओ सान वहां बिल्कुल नहीं था, इसलिए वांग युदाओ जल्दी से शेन युए की तरफ दौड़ा। 8 बज चुके थे और ज्यादातर गांव वाले पहले से ही घर पर थे। इन दिनों ज्यादातर लोग वैसे भी ज्यादा बाहर नहीं जाते थे, इसलिए जो लोग जल्दी सो जाते थे वे पहले से ही सो रही थी। हालांकि जैसे ही वांग युदाओ शेन युए के छात्रावास की ओर दौड़ रहा था, उसकी मुलाकात लियू टिंग से हुई, जो इस बार उनके साथ आई थी। जब लियू टिंग ने वांग युदाओ को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सीधे वांग युदाओ को देखने लगी। उसकी आंखें थोड़ी अजीब और थोड़ी हैरान थीं, लेकिन क्योंकि रात थी और स्ट्रीट लाइटें नहीं थीं, वांग युदाओ ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ओह, लियू टिंग, शेन युए छात्रावास में है ना? कैसी है वो? वांग युदाओ ने लियू टिंग को देखा और जल्दी से उसे रोक दिया। लियू टिंग रुकी, फिर सिर हिलाया। काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, उसे अब छात्रावास में होना चाहिए था, लेकिन तुम आज कहाँ गई थीं? डॉक्टर, शेन जब से जागी हैं तब से तुम्हें ढूंढ रही हैं। दरअसल उन्हें शेन यू की हालत के बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन ये गांव इतना बड़ा था। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अगर उन्हें इसके बारे में पता न होता तो उन्हें वाकई बहुत अजीब लगता। दोपहर के आसपास शेन यू में लक्षण दिखाई दिए। डॉक्टरों ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी, यानी शेन यू को इस बीमारी के होने की लगभग 90% संभावना थी। हालांकि अब शेन यू पूरी तरह ठीक थी। दोपहर से ही शेन यू की हालत में सुधार हो रहा था और वह तेजी से ठीक होती गई और अंततः पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टरों के पहले बैच ने अपनी जांच के बाद इसकी पुष्टि की, और इस घटना की वजह से बाद में डॉक्टरों के कई और समूह आए। हर कोई इसके बारे में सुनकर बेहद हैरान था, यहाँ तक कि बाद के डॉक्टरों ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि शेन यू को कभी यह बीमारी हुई थी। और इस मामले में सबसे अहम व्यक्ति वांग युदाओ था। नस के अनुसार शेन यू के बीमार पड़ने के बाद वांग युदाओ अंदर गया था और फिर यह कहकर बाहर आया था कि शेन यू ठीक है। इससे ये स्पष्ट था कि शेन यू का ठीक होना वांग युदाओ से बिल्कुल अलग नहीं था। लेकिन इस तरह से सोचने पर यह सचमुच थोड़ा डरावना था। इतने कम उम्र के वांग युदाओ ने इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या किया? इसने पूरी तरह से शोध को दरकिनार कर दिया। आमतौर पर किसी बीमारी की खोज में निष्कर्षण, एंटीबॉडी अनुसंधान और फिर ये देखने के लिए पारंपरिक उपचार शामिल होता है कि क्या इसका इलाज संभव है। लेकिन अब वांग युदाओ ने पहले वाले चरणों को छोड़कर सीधे इलाज कर दिया था। हालांकि शेन यू ने जागने के बाद कुछ नहीं कहा, फिर भी यह बात उन लोगों की नज़र में थी जिनकी नज़रें पैनी थीं। वांग युदाओ के साथ चलते हुए लियू टिंग का मन थोड़ा उलझन में था। वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि वांग युदाओ असल में किस तरह का इंसान है। वे जल्दी से छात्रावास पहुंच गए, लेकिन उस समय अंदर काफ़ी लोग थे। वहां न केवल छात्रावास के मूल निवासी थे, बल्कि कई डॉक्टर भी थे जो स्पष्ट रूप से शेन युए के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। वांग युदाओ ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अब अपना हाथ आजमाने के लिए तैयार था। डॉक्टरों की बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चली, वे कुछ मिनटों बाद चले गए। वांग युदाओ जल्दी से उनके पीछे अंदर चला गया। शेन युए झुंझलाहट से भर गई। वह खुद अपनी स्थिति के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। वह जानती थी कि वांग युदाओ ने उसकी बीमारी ठीक कर दी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया। और जहां तक वांग युदाओ द्वारा उसे ठीक करने की बात है, उसने कभी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा था। उसे नहीं पता था कि वांग युदाओ अब भी दूसरों की बीमारियों में मदद करेगा या नहीं। शेन यू ने सिर हिलाते हुए आह भरी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने वांग युदाओ को अंदर आते देखा। शेन यू थोड़ा चौंकी, फिर तुरंत उठ खड़ी हुई, कुछ तेज कदम चलकर वांग युदाओ के सामने खड़ी हो गई और उत्सुकता से पूछा, तुम कहाँ गए थे? इतने लंबे समय से क्यों गायब थे? शेन यू थोड़ी गुस्से में थी। नहीं, वह बहुत गुस्से में थी। वांग युदाओ पहले ही गायब हो गया था और वह उससे फ़ोन पर भी संपर्क नहीं कर पा रही थी। उसे नहीं पता था कि वांग युदाओ के इलाज के बाद उसे कुछ हुआ है या नहीं, इसलिए वह पूरी दोपहर चिंतित रही, अब तक जब वांग युदाओ उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। वांग युदाओ मुस्कुराया, फिर बोला, कुछ नहीं, मैं कुछ सामान संभालने गया था। सामान संभालने? क्या तुम मुझे नहीं बता सकती थीं? शेन युए आंखें बंद करके चिल्लाई, मानो अपनी सारी ताकत जुटा रही हो। वांग युदाओ ने मुस्कुराते हुए शेन युए को देखा। शेन युए के शरीर से बीमारी क्यों पूरी तरह गायब हो गई थी। लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम में लोगों पर चिल्लाने की भी ताकत है। शेन युए थोड़ी चौंकी, फ्लोरोसेंट रोशनी में उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसके पीछे लियू टिंग की आंखों में निराशा की एक झलक उभरी, जो खुद उसने भी नहीं देखी थी। फिर वह चुपचाप बाहर चली गई, लेकिन जाने के कुछ ही देर बाद वह जल्दी से वापस अंदर आए और उत्सुकता से बोली, ओह डॉक्टर, डुआन आ गए हैं।
उसने कहा कि वह डॉक्टर शेन से मिलना चाहता है। वांग युदाओ थोड़ा रुका, फिर उलझन भरी नज़रों से लियू टिंग की ओर देखा। शेन युए भी चौंक गई, फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि लियू टिंग द्वारा बताए गए डॉक्टर डुआन कौन थे। वह जिन्हाई से हैं, एक बहुत ही सम्मानित वृद्ध चिकित्सक। वांग युदाओ ने अपना मुंह खोला और अचानक उसके मन में कुछ अजीब विचार आए। क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है जिससे वह पहाड़ों में मिला था? निश्चित रूप से। जैसे ही वांग युदाओ अनुमान लगा रहा था, बाहर कोई बड़बड़ा रहा था, उनकी आवाज़ और नज़दीक आती जा रही थी। तभी वांग युदाओ ने कई डॉक्टरों को आगे बढ़ते देखा। उनके पीछे डुआन हुआईजी थे, जो चिंतित दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी कुछ खरोंचें दिखाई दे रही थीं, जो स्पष्ट रूप से जंगल में भागने के दौरान लगी थीं। डुआन हुआईजी शांगनान, जिन्हाई और अन्य जगहों पर काफ़ी प्रसिद्ध थे। एक तो उनके चिकित्सा कौशल निर्विवाद थे, और दूसरी बात, उनकी चिकित्सा नैतिकता भी उत्कृष्ट थी। जिन मरीजों का उन्होंने इलाज किया, चाहे वे ठीक हुए हों या नहीं, उनके प्रति उनकी नाराजगी उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। बेशक डुआन हुआईजी ने अनगिनत मरीजों को ठीक किया था। जिन लोगों को वह ठीक नहीं कर पाते थे, उनके बारे में वह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट थे। हालांकि वह विनम्रता से मना कर देते थे, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें सलाह जरूर देते थे। इसलिए इन शहरों में डुआन हुआईजी का रुतबा साफ था। इस बार उनकी उपस्थिति संभवतः नई तरह की बीमारी के आकर्षण के कारण थी। कई डॉक्टर दरवाजे पर आगे आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, डुआन हुआईजी वहीं जम गए। फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, वांग युदाओ को देखते हुए। अगले ही पल उन्होंने तुरंत अपनी गति तेज कर दी। आसपास के लोगों को लगा कि डुआन हुआईजी ने कोई मरीज देखा है, इसलिए उनके चेहरे पर ऐसा भाव था। उन्होंने सोचा, इस डॉक्टर को देखो, एक मरीज को देखने के लिए कितना उत्साहित है। दुनिया में कितने डॉक्टर इसकी बराबरी कर सकते हैं। हालांकि आगे जो हुआ उसकी उम्मीद शेन यू ने भी नहीं की थी। आह, मेरे उपकारक तो आप ही थे। तस्क तस्क, मैं बूढ़ा और उलझन में पड़ गया हूँ। यहाँ आसपास बस कुछ ही गांव हैं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप भी एक डॉक्टर हैं। डुआन हुआईजी ने अपने माथे पर थपकी दी, उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे। वह सोच रहा था कि वांग युदाओ ने क्या किया, और तानजी ने भी लौटने के बाद उसे वांग युदाओ के बारे में बताया था। दरअसल इस बार उसके आने का एक कारण शेन यू की बीमारी थी, और दूसरा कारण वांग युदाओ। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहुंचते ही, आसपास पूछने का मौका मिलने से पहले ही, वह उसे सीधे देख लेगा। वांग युदाओ मुस्कुराया, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने यह बात तंजी से पहले भी सुनी थी। वांग युदाओ को इस बूढ़े की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की उम्मीद नहीं थी। उसने उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था, लेकिन सोचने पर यह बात समझ में आए, आखिरकार वह उस मंडली का हिस्सा तो था नहीं। तुम दोनों, डुआन हुआईजी ने शेन युए की ओर इशारा किया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ सिर्फ शेन युए और वांग युदाओ ही हैं। उसकी अनुभवी नज़र से उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे होने चाहिए। ओह मास्टर डुआन, नमस्ते। मेरा नाम शेन युए है, और मैं वांग युदाओ का दोस्त हूँ। चूंकि शेन युए भी एक डॉक्टर थी, उसने मास्टर डुआन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। हालांकि वह काफ़ी उत्सुक थी, वांग युदाओ मास्टर डुआन से इतना परिचित कैसे हो गया, और एक दानदाता के बारे में यह क्या था, क्या हो रहा था। शेन युए की संदिग्ध निगाहों से देखते हुए वांग युदाओ ने अपनी नाक रगड़ी, फिर डुआन हुआईजी की ओर देखा। उसे साफ अंदाजा हो गया कि डुआन हुआईजी यहाँ किस लिए आए हैं। डुआन हुआईजी ने सिर हिलाया, तो यह आप ही थे। लेकिन आपकी बीमारी में आखिर क्या गड़बड़ है, इस पर अभी तक शोध नहीं हुआ था, तो यह अपने आप कैसे ठीक हो सकता था? अगर यह अपने आप ठीक हो सकता था, तो इतने व्यापक शोध का क्या मतलब था? सबसे ज़रूरी बात, क्या लोग पहले ही मरने नहीं लगे थे? अब ये क्यों बदल गया? शेन युए ने डुआन हुआईजी की तरफ देखा, फिर वांग युदाओ की तरफ। अब वह थोड़ी हिचकिचा रही थी। वांग युदाओ ने पहले कहा था कि वह दूसरों का इलाज नहीं कर सकता, और अब शेन युए को डर था कि वांग युदाओ को दूसरों का इलाज करने के लिए सचमुच कुछ त्याग करना पड़ेगा। शेन युए के कार्यों की सभी ने अलग अलग व्याख्या की। जो लोग पहले से ही कुछ बातें जानते थे, वे ज्यादा निश्चित हो गए, जबकि जो नहीं जानते थे, वे हक्के बक्के रह गए, यह नहीं समझ पा रहे थे कि शेन युए वांग युदाओ को देखकर क्या कहना चाह रही थी। वांग युदाओ ने शेन युए की तरफ सिर हिलाया। शेन युए तुरंत समझ गई और बोली, दरअसल उसने मेरी बीमारी ठीक कर दी। उसने अपने बगल में खड़े वांग युदाओ की ओर इशारा किया, और दूसरों की हैरानी भरी निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए शेन युए ने आगे कहा, मुझे पहले से ही पता था कि मैं संक्रमित हूं, और मुझे लगा था कि मुझे वहां से निकाल देना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरा इलाज किया, और जब मैं होश में आई तो मुझे ठीक महसूस हुआ। सब एक दूसरे को देखते रहे, मानो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। डुआन हुआईजी की नज़रें वांग युदाओ को घूरती रहीं, मानो उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रही हों। बदकिस्मती से उन्होंने काफ़ी देर तक देखा, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा।
सच कहूं तो अगर वांग युदाओ ने उन्हें न बचाया होता तो शायद उन्हें लगता कि शेन युए बकवास कर रही है। लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं लगता था। एक तो उन्हें वांग युदाओ पर ज्यादा भरोसा था और दूसरी बात उन्हें खास तौर पर लग रहा था कि यह वांग युदाओ शायद उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। डुआन हुआईजी ने वांग युदाओ की तरफ देखा, उनकी आंखें सवालों से भरी थीं। इस बात ने उन्हें वाकई बहुत हैरान कर दिया। वांग युदाओ असल में इस बीमारी का इलाज कर सकते थे और उनका एक मेडिकल रिकॉर्ड भी था। अगर ऐसा था तो वे किसका इंतजार कर रहे थे? तो युवा भाई वांग, आप भी इस बीमारी के लिए औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने पहाड़ों में गए थे। डुआन हुआईजी को यह एहसास हुआ और वह तुरंत होश में आ गए। वांग युदाओ मुस्कुराए और सिर हिलाया, लेकिन उनके बगल में खड़ी शेन युए ने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा। जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पहाड़ों में जा रहे हैं। वांग युदाओ सचमुच पहाड़ों में गए थे? क्या हो रहा था? और जब उसने डुआन हुआईजी की कहानी सुनी तो वह और भी हैरान हो गई। जब उसने सुना कि वांग युदाओ ने सचमुच डुआन हुआईजी को भेड़ियों के झुंड से बचाया था तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। वह बचपन से ही कुत्तों से डरती थी और वांग युदाओ इतने लंबे समय से भेड़ियों के झुंड के बीच खड़ा था। क्या तुम ठीक हो? शेन युए ने वांग युदाओ की ओर देखा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, फिर दूसरों से कहा, मैंने दवा तैयार कर ली है। इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द करना सबसे अच्छा है, इसलिए अगर हो सके तो मैं अभी शुरू करने की उम्मीद करती हूँ। कृपया गांव में सभी को बुलाने में मदद करें। कौन जानता था कि इस बीमारी का रातों रात क्या होगा, खासकर मौजूदा हालात में। अगर उन्हें रात होने की वजह से अगले दिन तक इंतजार करना पड़े और फिर किसी की मौत हो जाए तो क्या ये बहुत बड़ा अन्याय नहीं होगा? हालांकि वांग युदाओ की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। शेन युए ने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा, मानो उसके कानों में कुछ गड़बड़ हो। वांग युदाओ ने अभी क्या कहा? ठीक है, उसने कहा था कि दवा तैयार है और जितनी जल्दी इलाज हो उतना अच्छा है। इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे इलाज शुरू करने वाले थे? और क्या इसका इलाज पहले ही हो सकता है? डुआन हुआईजी भी हैरान रह गए। उन्हें वाकई उम्मीद नहीं थी कि वांग युदाओ ऐसा कुछ कहेंगे। उन्हें इन शब्दों का मतलब अच्छी तरह पता था कि जब वे सभी औषधीय जड़ी बूटियां खोजने पहाड़ों में जा रहे थे तब वांग युदाओ ने वास्तव में इस बीमारी का इलाज खोज लिया था। लेकिन वांग युदाओ ने शुरू से ही इस बीमारी का गहन अध्ययन कैसे किया होगा? यह असंभव था। अस्पताल भेजे गए वायरस के नमूनों में अभी तक कोई खबर नहीं थी। वांग युदाओ को इस वायरस की विकृति कैसे पता चली? वह एक बार औषधीय जड़ी बूटियां खोजने गए थे, लेकिन पहाड़ों में जाते समय वह बस अपनी किस्मत आजमा रहे थे। हालांकि वांग युदाओ किसी उद्देश्य से खोज कर रहे थे। युवा भाई वांग, क्या आप कह रहे हैं कि आपके पास इसका इलाज करने का कोई तरीका है? डुआन हुआईजी ने थोड़े उत्साहित भाव से वांग युदाओ की ओर आशा भरी नजरों से देखा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, साथ ही यह भी सोच रहे थे कि बाद में इसका इलाज कैसे किया जाए। आखिरकार उनके इलाज का तरीका बहुत अजीब था। अगर बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होता तो शायद ये ठीक नहीं होता। वह एक पल के लिए झिझके, फिर बोले, वैसे गांव वालों को एक बड़ा बर्तन तैयार करने दो। मैं उसमें इकट्ठी की हुई जड़ी बूटियां डाल दूंगा और बीमार लोग जल्दी से दवा पी लेंगे। और हम डॉक्टरों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मरीजों के साथ बातचीत करते हुए सहज महसूस करने दो। अगर वे बीमार पड़ गए तो मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। वांग युदाओ ने कम से कम अपनी राय में बड़े आत्मविश्वास से बात की। अगर डुआन हुआईजी वहां नहीं होते तो शायद कोई गालियां देने लगता। हालांकि शेन यू ने कहा था कि उसकी बीमारी वांग युदाओ ने ठीक कर दी है, लेकिन असल में किसी ने उसे देखा नहीं था। इसके अलावा शायद शेन युदाओ की बीमारी कोई संक्रामक बीमारी नहीं थी, बल्कि कोई गंभीर बीमारी थी जो अचानक ठीक हो गई। अगर सच में ऐसा होता तो वांग युदाओ द्वारा बीमारी ठीक करने की बात पूरी तरह से झूठ होती। अगर लोग गुमराह होकर खुद बीमार पड़ गए तो यह उनकी अपनी गलती होगी। ठीक है, मैं जल्दी से लोगों को बताता हूँ। हालांकि डुआन हुआईजी को वांग युदाओ पर बहुत भरोसा था। वांग युदाओ की बातें सुनकर वह जल्दी से बाहर चला गया। बाकी डॉक्टरों ने एक दूसरे की नज़रें घुमाई, जाते हुए डुआन हुआईजी को, फिर वांग युदाओ को, और एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहें। सबके जाने के बाद शेन युए की नज़र आखिरकार वांग युदाओ पर टिक गई। दरअसल जब से उसे पता चला कि वांग युदाओ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गया है, शेन युए की नज़रें वांग युदाओ से हटी ही नहीं थीं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? शेन युए द्वारा इस तरह घूरे जाने से वांग युदाओ सचमुच थोड़ा घबरा गया। क्या मैं देख नहीं सकती? शेन यू ने अपना चेहरा उठाया, उसकी काली आंखें इधर उधर घूम रही थीं। फिर उसने कहा, क्या तुम सच में उनकी बीमारी ठीक कर सकते हो? क्या तुम्हारी बीमारी मैंने ठीक की थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती, या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी बीमारी बस कोई गंभीर बीमारी थी? वांग युदाओ ने शेन यू की तरफ देखा और मुस्कुराया। शेन यू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह अपने शरीर को किसी और से कहीं बेहतर जानती थी।
वह बीमार थी या नहीं और वह किस तरह की बीमारी थी, ये स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसका कोई अनुमान लगा सके। लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम नहीं कर सकती। शेन यू ने वांग युदाओ की तरफ देखा, उसकी आंखें उलझन से भरी थीं। हाँ, अब सब ठीक है। क्या मैं पहाड़ों में कोई उपाय ढूंढने नहीं गई थी? अब अगर मैं कुछ करूंगी तो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बेशक इतने सारे लोगों की जान बचाने के बाद मेरी आत्मा शायद बहुत कमजोर हो जाएगी। अगर कोई मुझे दिलासा दे सके तो बहुत अच्छा होगा। वांग युदाओ ने अपना सिर झुकाया और दूसरी तरफ देखते हुए पीड़ा से भरा भाव बना लिया। शेन युए थोड़ा चौंकी, अपने निचले होंठ को काट रही थी, उसका मुंह ऐसे हिल रहा था मानो वह कुछ सोच रही हो। काफी देर बाद उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और फिर एक छोटी गुलाबी तितली की तरह उसने वांग युदाओ के गाल को हल्के से चूमा और तुरंत पीछे हट गई। क्या ये ठीक है? वांग युदाओ के शरीर में मानो बिजली गिर गई हो। उसने पहले सोचा था कि एक आलिंगन ही काफी होगा, लेकिन उसने ऐसी स्थिति की कभी उम्मीद नहीं की थी। अपनी कड़ी गर्दन को मोड़ते हुए वांग युदाओ ने शेन युए की ओर देखा, जिसका चेहरा थोड़ा लाल था, और उसने निगल लिया। उसने उस जगह को छुआ जहां उसे अभी अभी चूमा गया था और मूर्खतापूर्ण हंसी हंसी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? वांग युदाओ की नजरों से परेशान होकर शेन युए की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने वांग युदाओ के पैर पर पैर रख दिया, हालांकि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम था। वांग युदाओ हंसी, कुछ नहीं, मैं तो तैयार नहीं थी और मुझे बेवकूफ़ी भरा चूमा गया, है ना? आह, लेकिन ये काफ़ी नहीं था, तुम इसे फिर से करोगी। इस बार मैं पूरी तरह तैयार हूँ। भाड़ में जाओ। शेन यू ने घुरघुराहट भरी और वांग युदाओ पर एक मुक्का मारा। इस समय बाहर हंगामा शुरू हो चुका था। इलाज की वजह से और डुआन हुआईजी के नेतृत्व में चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। कुछ ही देर में बड़ा बर्तन तैयार हो गया। वांग युदाओ ने उसे देखा और उसे लगा कि यह काफी अच्छा है। उसने पहले ही तय कर लिया था, वह लापरवाही से कुछ हानिरहित जड़ी बूटियां डाल देगा, फिर चुपके से बर्तन में शुद्धिकरण कला का इस्तेमाल करेगा। लोगों की संख्या के हिसाब से वह इन लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकता है। बेशक अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है और इसे पीने के बाद पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तो वह स्वाभाविक रूप से मदद के लिए आगे आ सकता है। चाहे कुछ भी हो, जब तक कोई इसे पीने के बाद ठीक हो जाता है, ये निश्चित रूप से अपनी प्रभावशीलता साबित करेगा और किसी को कुछ भी शक नहीं होगा। कैसा है छोटे भाई वांग, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? डुआन हुआईजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वांग युदाओ ने जल्दी से सिर हिलाया, बस इतना ही काफ़ी है। दरअसल बस उनके लिए एक बड़ा बर्तन बनाना है। बेशक यह ऐसी दवा है जो बीमारियों को ठीक कर सकती है। डुआन हुआईजी की आंखों में एक चमक सी चमक उठी। सच कहूं तो वह सचमुच जानना चाहता था कि वांग युदाओ ने क्या खोजा है और किस तरह की जड़ी बूटियां इस बीमारी का इलाज कर सकती हैं। वह इसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। मरीज स्वाभाविक रूप से नहीं आ सकते थे, इस बीमारी से पीड़ित मरीज मुश्किल से चल पाते थे। इसलिए जो लोग आते थे वे परिवार के सदस्य या पड़ोसी होते थे। वांग युदाओ ने अपना सामान व्यवस्थित किया, फिर सबकी निगाहों के सामने बीच में रखे बड़े बर्तन के पास गया। बर्तन वाकई बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें एक व्यक्ति उबल सकता था। वांग युदाओ ने सामान व्यवस्थित किया, फिर जल्दी से अपने शरीर से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें उसमें डाल दिया। इससे पहले डुआन हुआईजी देखना चाहता था कि वांग युदाओ ने कौन सी दवा चुनी है, लेकिन वांग युदाओ ने उसे टाल दिया था। डुआन हुआईजी बगल से साफ देख रहा था, लेकिन वह अभी भी नहीं देख पा रहा था कि वांग युदाओ अपने हाथ में क्या पकड़े हुए था। जड़ी बूटियां बर्तन में डालने के बाद वांग युदाओ बर्तन के पास खड़ा हो गया। डुआन हुआईजी को थोड़ा अजीब बात है। आसपास और भी लोग इकट्ठा हो गए, जिनमें इलाके के गांव वाले और ज्यादातर डॉक्टर और नर्स भी शामिल थे जो इस बार आए थे। साथ ही बुदबुदाती हुई चर्चाएं शुरू हो गईं। ये व्यक्ति कौन है? किस अस्पताल से है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? पता नहीं, लेकिन लगता है ये शांगनान शहर का है। शांगनान अस्पताल में मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि यह शांगनान अस्पताल का डॉक्टर नहीं है। तो फिर यह कौन है? मैंने सुना है कि वह शांगनान अस्पताल के किसी डॉक्टर का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? बिल्कुल नहीं, यह आदमी जरूर शौकिया होगा। अगर वह इतने बड़े पैमाने पर ऐसा करता है, तो अगर इस दवा से लोग मर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? शेन यू, जो भीड़ में खड़ी थी, थोड़ी अस्वस्थ लग रही थी। उसे इन लोगों की बातें बहुत परेशान करने वाली लग रही थीं। ये दुनिया ऐसी ही है। पहले उसे शक था कि वांग युदाओ स्वार्थी है, इसलिए उसने उस पर थोड़ा गुस्सा दिखाया था। उम्मीद थी कि वह इन मरीजों के इलाज में मदद करेगा, लेकिन फिर भी लोग व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे थे। उसे जरा भी शक नहीं था कि अगर वे इस बार यहाँ नहीं आते, तो भले ही वांग युदाओ ने यह मामला समाचार में देखा होता, वह शायद नहीं आता। वांग युदाओ इन बातों की परवाह करने के मूड में नहीं था।
वह इस समय शुद्धिकरण कला को बार बार बर्तन में डाल रहा था और वास्तव में हर बार जब वह इसे डालता तो लुप्त हो रहे क्यूई पॉइंट अपने आप भर जाते। ये वांग युदाओ के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर थी। जब तक क्यूई पॉइंट कम नहीं होते वांग युदाओ को इसकी वजह से पदावनत नहीं किया जाएगा। शुद्धिकरण कला की एक अंतहीन धारा निकल रही थी। आसपास के लोग थोड़े अधीर हो रहे थे। इसी तरह लगभग 1 घंटा बीत गया और चर्चाएं चारों ओर शोर और तेज होता गया। आसमान में काले बादल भी छिपने लगे और चांद फिर से निकल आया, जिससे छोटा सा आंगन जगमगा उठा। डुआन हुआईजी भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन वह दवा का स्वाद चखने के लिए उत्सुक था। आखिरकार बर्तन के पास वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। हालांकि गायब हुए क्यूई बिंदु वापस आ गए थे, फिर भी शुद्धिकरण कला को लगातार छोड़ते रहने से वांग युदाओ बहुत थक गया था। ये पहली बार था जब उसे सचमुच थकान महसूस हुई। वांग युदाओ ने अपने माथे से पसीना पोंछा। सैकड़ों शुद्धिकरण कलाएं मिलकर अगर इससे इन लोगों की बीमारियां ठीक नहीं होती तो उसे सचमुच किसी इमारत से कूदना पड़ता। ये तैयार है, जल्दी से कटोरे ले आओ। वांग युदाओ ने अपने पीछे खड़े लोगों को आवाज लगाई और फिर सीधे किनारे की ओर चल दिए। डुआन हुआईजी तुरंत आगे बढ़े, दूसरों की परवाह न करते हुए, और जल्दी से सूंघने लगे। हालांकि उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उनका चेहरा उलझन से भर गया। इस गंध में कोई खास अच्छी जड़ी बूटियां नहीं लग रही थीं। उनके चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट थे और पारंपरिक चीनी चिकित्सा जड़ी बूटियों का उनका ज्ञान व्यापक था। उनके अवलोकन से ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई खास अच्छी औषधीय सामग्री नहीं है, बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं मार सकती। लेकिन क्या सिर्फ ये चीजें लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकती हैं? ये थोड़ा ज्यादा लग रहा था। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एक कटोरा लिया, खुद को परोसा और फिर उसे ध्यान से देखा। लेकिन देखने पर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये औषधीय द्रव बहुत ही गलत लग रहा था और यह गलतपन अवर्णनीय था। उन्होंने एक कौर चखा और आखिरकार जान गए कि औषधीय द्रव वाकई गलत था। न केवल ये गलत लग रहा था, बल्कि इसे पीते समय इसका स्वाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जड़ी बूटियां इसे बना सकती हैं। आखिर क्या हो रहा था? डुआन हुआईजी ने देखा, वांग युदाओ की ओर वापस लौटा और पाया कि वह जमीन पर बैठा था और शेन युए भी तेजी से दौड़कर वहां पहुंची। कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? शेन युए ने वांग युदाओ की ओर देखा, जिसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, और धीरे से पूछा। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। उसने शुरू में सोचा था कि इस कठिन कला को करना ज्यादा थका देने वाला नहीं होगा। जब उसने पहले ओल्ड मास्टर वांग का इलाज किया था तो वह असल में पैसे मांगने के लिए थकान का नाटक कर रहा था। अब यह सचमुच थका देने वाला था। कोई गंभीर बात नहीं है। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। दवा जल्दी ही लगभग पूरी तरह बांट दी गई, लेकिन इन लोगों ने इतनी देर तक सिर्फ एक कटोरी दवा पाने के लिए इंतजार किया था, जिससे स्वाभाविक रूप से वे बहुत दुखी हुए। फिर भी वे बड़बड़ाते हुए चले गए, क्योंकि उन्होंने पहले भी वांग युदाओ की जबरदस्त ताकत देखी थी। गांव वालों को विदा करने के बाद वांग युदाओ ने काफी आराम किया था। वह उठे और अपनी पीठ थपथपाई, जबकि डुआन हुआईजी पूरी तरह से हैरान थे। दवा आम दवा जैसी लग रही थी, लेकिन थी नहीं। उन्होंने वांग युदाओ से पूछा, लेकिन वांग युदाओ के होंठ सील थे, कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। इससे डुआन हुआईजी असहाय महसूस कर रहे थे और वह असर देखने के लिए बस कल सुबह का इंतजार कर सकते थे। घड़ा अभी भी आंगन में था, लेकिन अंदर बस थोड़ा सा अवशेष बचा था। औषधीय द्रव की एक बूंद भी नहीं बची थी। वांग युदाओ थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे थे और सामान्य से पहले ही सो गए। हालांकि आज रात कई लोगों, शायद पूरे गांव के लोगों की नियति थी कि उन्हें नींद न आए। अगली सुबह वांग युदाओ अभी भी सो रहा था जब दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। वांग युदाओ ने धीरे से आंखें खोली। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। दिव्य डॉक्टर वांग, दिव्य डॉक्टर, जल्दी से दरवाजा खोलो, दिव्य डॉक्टर। बाहर से आ रही आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वांग युदाओ रुक गया, लगा कि यह जियाओ सांग की आवाज है। लेकिन धिक्कार है, वह कल ही भाई वांग था और सिर्फ एक रात के बाद वह दिव्य डॉक्टर वांग बन गया था। यह अविश्वसनीय था। वांग युदाओ ने अपने कपड़े पहने और बाहर आया। उसने देखा कि जियाओ सांग उसे बेहद उत्साह से देख रहा था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि अगर वह कोई औरत होता तो शायद खुद को उसकी बाहों में डाल लेता। जियाओ सांग वांग युदाओ को देखकर इतना उत्साहित था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। घबराहट में अपने हाथ रगड़ रहा था। क्या हुआ? इतनी सुबह हो गई है, मैं अभी भी सो रहा था। वांग युदाओ ने समय देखा, अभी 5 ही बजे थे और वह कल रात जल्दी सोने नहीं गया था। वे ठीक हो गए, वे ठीक हो गए, लगभग सभी ठीक हो गए। जियाओ सांग ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे समझाए। दरअसल कल रात गांव वालों के घर लौटने के 2-3 घंटे बाद ही कुछ लोग चिल्लाने लगे थे। दवा का असर बहुत अच्छा था।
2-3 घंटे बाद जो मरीज हिलडुल नहीं पा रहे थे वे बिस्तर से उठकर खाना भी चाह रहे थे। नतीजा ये हुआ कि देर रात पूरे गांव में बत्तियां जल उठीं और रसोई में चहल पहल बढ़ गई। उसने पहले सुबह 2 बजे के आसपास वांग युदाओ को फ़ोन करने का इरादा किया था, लेकिन खुशखबरी सुनाने के लिए लगातार आ रहे लोगों की भीड़ के कारण वह रुक गया, इसलिए वह अब आ रहा था। हालांकि वांग युदाओ को थका हुआ देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। अपनी उत्तेजना में वह पूरी तरह से भूल गया था। आखिरकार वांग युदाओ पहाड़ों पर गया था और रात भर दौड़कर वापस आया था, दिन भर अथक परिश्रम करता रहा। अगर वह थका हुआ न होता तो अजीब होता। ओह, ठीक हो गया, यह अच्छी बात है। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। उनकी रिकवरी उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही थी। आखिरकार उसने सैकड़ों शुद्धिकरण कलाएं की थीं। अगर ये पैसे में बदल जाएं तो धिक्कार है, इस बार उसने सचमुच बहुत सारा पैसा गंवा दिया। वांग युदाओ का दिल रो रहा था। भाई वांग, पहले आराम क्यों नहीं कर लेते? जियाओ सान ने वांग युदाओ की थकान देखकर जल्दी से कहा। अब वह सचमुच वांग युदाओ को एक दिव्य प्राणी मानता था। वह युद्ध में बहुत कुशल था और पहाड़ों पर जाकर कुछ चीजें ढूंढने के बाद वह एक ऐसी बीमारी का इलाज कर पाया जिसने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को चकमा दे दिया था। वह एक दिव्य प्राणी के अलावा और क्या हो सकता था? वांग युदाओ ने जम्हाई ली, फिर सिर हिलाया। छोड़ो, मैं नहीं सोऊंगा। मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत व्यस्त हो, इसलिए तुम जाओ और अपना काम संभालो। मैं बाद में खुद आ जाऊंगा। ऐसे गांव में, खासकर इतनी बड़ी घटना के बाद जहां इतने सारे लोग ठीक हो गए हों, शायद कई दिनों तक भव्य दावतें होती। जियाओ सान ने सिर हिलाया, वांग युदाओ को कुछ और निर्देश दिए और फिर जल्दी से भाग गया। जाहिर है, क्लिनिक वाकई बहुत व्यस्त था। लगभग हर कोई जो आया था, युदाओ को ढूंढ रहा था, उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता था। ग्रामीण लोग बड़े सीधे होते हैं। अगर आप उनके लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो वे उसे ज़रूर याद रखेंगे, और कई लोग उसे जिद से याद रखेंगे, आपको पूरी तरह से अपना मानेंगे। गनीमत रही कि वांग युदाओ नहीं आया था, वरना शायद भीड़ उस पर टूट पड़ती। जियो सान और बाकी लोगों को आखिरकार सबको वहां से निकालने में काफ़ी समय लगा। हालांकि लोग एक एक करके युदाओ को अपने घर खाने पर बुलाने के लिए आते रहे। जाहिर है, सिर्फ गांव वाले ही नहीं आए थे। लगभग सभी डॉक्टर जो कल रात वांग युदाओ को दवा बनाते देखने आए थे, मौजूद थे। ये जानकर कि कल रात से लोग ठीक होने लगे हैं, वे सभी हैरान रह गए, खासकर डुआन हुआईजी। उसने कल रात दवा का स्वाद चखा था, लेकिन उसे पिया नहीं था, इसलिए उसे उसके गुणों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और जब उसे पता चला कि लोग सचमुच ठीक होने लगे हैं, और सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, तो उसे पता चल गया कि कल रात की दवा इतनी आसान नहीं थी। इस आदमी ने उसमें आखिर क्या डाला था? डुआन हुआईजी इतने सालों से दवा का अभ्यास कर रहा था और इतने लंबे समय तक जिया था। उसने स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ देखा था। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि कहीं वांग युदाओ कोई चाल तो नहीं चल रहा। ये जानना ज़रूरी है कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कुछ बातें बाहरी लोगों को यूं ही नहीं बताई जा सकती। शायद वांग युदाओ ने किसी ऐसी चीज़ में महारत हासिल कर ली थी जो दूसरों को आसानी से पता नहीं चल सकती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ अन्य अप्रासंगिक औषधीय सामग्रियों का इस्तेमाल विकल्प के तौर पर किया। फिर निर्णायक क्षण में उन्होंने सबसे ज़रूरी सामग्री डाली, लेकिन डुआन हुआईजी ने उसे चखा ही नहीं था। हालांकि इतना सोचने के बाद डुआन हुआईजी ने आगे कुछ न पूछने का फैसला किया। आखिरकार ये भी एक वर्जित बात थी, और एक वृद्ध चिकित्सक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से समझ गए। वांग युदाओ से दोबारा मिलकर डुआन हुआईजी ने इस युवक की सच्ची प्रशंसा की। वह बहादुर, साधन संपन्न और चिकित्सा में कुशल था। उनकी नज़र में ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक आदर्श युवक होता है। वांग युदाओ ने मुस्कुराते हुए डुआन हुआईजी का अभिवादन किया। वांग युदाओ भी इस वृद्ध की बहुत प्रशंसा करते थे। आखिरकार पहाड़ों में जाकर मरीजों के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करना कोई भी नहीं कर सकता था। भाई वांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी कम उम्र के बावजूद आपका हुनर वाकई विनम्र कर देगा। यह मामला सब आपकी बदौलत है। डुआन हुआईजी ने प्रसन्न चेहरे के साथ कहा, मानो उन्होंने खुद ही मरीजों को ठीक किया हो। बेशक वह वांग युदाओ के लिए सचमुच खुश थे। वांग युदाओ ने इस बार इतने सारे लोगों की जान बचाई थी, और यहाँ की बीमारी की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, जिससे उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ था। अब वांग युदाओ आगे आए और स्थिति को बदल दिया। ऐसा सम्मान हर डॉक्टर हासिल करने की उम्मीद करता है। संक्षेप में, वांग युदाओ का भविष्य असीम था। बस किस्मत। वांग युदाओ मुस्कुराए। असल में वह बीमारियों का इलाज नहीं कर रहे थे। अगर बात चिकित्सा कौशल की आती तो उन्हें उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं थी। हाँ, इतनी कम उम्र में ही आपको विनम्र होना आ गया है। लेकिन यह अच्छी बात है। मेरा अनुमान है कि इस बार आपके लौटने के बाद शहर में आपके लिए एक सम्मान समारोह जरूर आयोजित किया जाएगा। आप व्यस्त रहेंगे। डुआन हुआईजी ने वांग युदाओ पर दबाव डाला, कुछ हद तक घमंड से भरे हुए। वांग युदाओ के चेहरे पर कड़वाहट थी।
शहर में एक सम्मान समारोह था, इस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जा रहा था। ठीक है, अब जब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे वापस लौटना होगा। मेरे मरीज अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर भविष्य में आपके पास समय हो तो आप जिन्हाई आ सकते हैं। ये बूढ़ा आदमी आपका स्वागत करके बहुत खुश होगा। डुअन हुआईजी ने मुस्कुराते हुए वांग युदाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, बूढ़े को मुड़कर जाते हुए देखा, अचानक स्तब्ध रह गया। फिर उसे झाओ हुई की याद आई जो अभी भी शांगनान शहर के अस्पताल में भर्ती थी। उसे याद आया कि जब वांग चेंगकाई ने बताया था कि बूढ़े गुरु वांग गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उन्होंने इलाज के लिए डुआन उपनाम वाले एक व्यक्ति की तलाश की थी, और यह डुआन उपनाम वाला व्यक्ति जिन्हाई से था। क्या ये डुआन हुआईजी हो सकता है? वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह सचमुच भाग्य था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जिसके बारे में उसने पहले सिर्फ सुना था। जिन्हाई बड़ा नहीं है, बस एक शहर है, इसलिए यह असंभव है कि वहाँ डुआन उपनाम वाले दो लोग हों, खासकर जब दोनों एक ही पेशे के शीर्ष व्यक्ति हों। को गांव की स्थिति आखिरकार समाप्त हो गई। हालांकि वहां के लोग वांग युदाओ के रुकने की सख्त इच्छा रखते थे और कुछ दिनों के लिए उनका शुक्रिया अदा करने की योजना बना रहे थे, फिर भी वांग युदाओ ने लौटने का फैसला किया। आखिरकार वह इतने लंबे समय से दूर था और उसे नहीं पता था कि वूमीजी का क्या हाल है। गांव के आखिरी मरीज को ठीक करने के बाद वांग युदाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। अगले दिन वह जल्दी से एक कार लेकर वापस चला गया। जो मरीज पहले जिले में थे उन्हें शहर भेज दिया गया था, इसलिए इस बार शहर लौटते हुए उसे उन मरीजों की बीमारियों का भी जल्दी से इलाज करना था, वरना शायद फिर भी परेशानी होती। लियू टिंग ने पूरी यात्रा में लगभग कुछ नहीं कहा। वांग युदाओ की घटना के बाद से वह स्पष्ट रूप से बहुत व्यस्त थी और उसके साथ यात्रा करने वालों ने स्वाभाविक रूप से ध्यान दिया, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कह सके क्योंकि कुछ लोग अभी भी समस्या की असली प्रकृति को समझ सकते थे। लियू टिंग चाहे जो भी हो, वांग युदाओ का डॉक्टर शेन से स्पष्ट रूप से संबंध था और इस स्थिति में लियू टिंग केवल अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकती थी। क्यू गांव की घटना के कारण शांगनान शहर में हलचल मच गई थी। संक्रामक रोग प्राचीन महामारियों की तरह होते हैं, इसलिए जब किसी जगह कोई घातक संक्रामक रोग प्रकट होता है तो अधिकारी निश्चित रूप से उस पर कड़ी नजर रखेंगे। इस बार भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन जब सबको लगा कि अब हालात बेकाबू होने वाले हैं, तब मरीजों की बीमारियां ठीक हो गईं। यह आधिकारिक रिपोर्ट थी। हालांकि ऑनलाइन हर तरह के लोग मौजूद हैं, इसलिए आधिकारिक घोषणा के बाद कुछ ध्यान आकर्षित करने वाले लोगों ने तुरंत अपनी योजनाएं शुरू कर दी, अपने पेशेवर नजरिए से विश्लेषण करते हुए, ये कहते हुए कि एक नए प्रकार की संक्रामक बीमारी का इतनी जल्दी इलाज कैसे नहीं हो सकता, कि विदेश के किसी देश में तो एक क्षमता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। उन्होंने ये भी दावा किया कि यह जरूर बेकाबू हो गई होगी, इसीलिए ऐसा आह्वान किया गया था ताकि उम्मीद की जा सके कि सभी घबराएं नहीं। हालांकि ऑनलाइन अभी भी समझदार लोग मौजूद थे। किसी ने स्थानीय इलाके में जाने का जोखिम उठाया, देखा कि गांव में सब ठीक है, और तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट किए और स्थानीय ग्रामीणों के साक्षात्कार भी हुए। इससे वाकई सनसनी फैल गई और वीडियो में लगभग हर ग्रामीण ने चमत्कारी डॉक्टर वांग शब्द का जिक्र किया। ये चमत्कारी डॉक्टर वांग कौन था, इस बारे में किसी ने विस्तार से नहीं बताया, और एक ही दोपहर में चमत्कारी डॉक्टर वांग, ये 3 शब्द तुरंत सुर्खियों में छा गए और बेहद लोकप्रिय हो गए। अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं बहुत कुछ खो रहा हूँ। अगर मुझे अभी विज्ञापन करने होते तो मैं अनुमान लगाता कि मेरी उपस्थिति की फीस कम से कम 6 अंकों की होती। वांग युदाओ ने असहाय भाव से वेब पेज ब्राउज किया। दरअसल गांव के कुछ लोगों ने उसे कभी देखा भी नहीं था, और जिन्होंने देखा भी था उनसे यह उम्मीद मत कीजिए कि वे बता पाएंगे कि वह कैसा दिखता था। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उनके मुंह से निकला वह चमत्कारी डॉक्टर वांग कौन था, और कुछ तो चमत्कारी डॉक्टर वांग ब्रांड का इस्तेमाल भी करते थे। इससे वांग युदाओ बेहद परेशान हो गया। दरवाज़ा खुला और वूमीजी वहां आए। वांग युदाओ कल लौट आया था। सच कहूं तो इतने दिनों तक दूर रहने के बाद वांग युदाओ को उसकी बहुत याद आई। अब जब वांग युदाओ वापस आ गया था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या इस बार तुम्हारा मिशन आसान रहा? वूमीजी ने वांग युदाओ के सामने रखे कंप्यूटर को देखा और फिर रसोई से मूंग दाल का दलिया का एक कटोरा ले आए। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, सब ठीक था सिस्टर, वो देखो यहाँ तथाकथित चमत्कारी डॉक्टर वांग में ही हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि अगर मैं अब लोगों को बता भी दूं कि मैं चमत्कारी डॉक्टर वांग हूं तो भी कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। इस आदमी को देखो, मैंने इसे बताया था कि मैं चमत्कारी डॉक्टर वांग हूं। इस आदमी ने मुझे गालियां दी और कहा कि मैं 205वां इंसान हूं जिसे उसने चमत्कारी डॉक्टर वांग होने का नाटक करते देखा है। वांग युदाओ के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। अरे, सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल है। कोई हैरानी की बात नहीं कि एक पुरानी कहावत है कि कंप्यूटर के दूसरी तरफ वाला इंसान इंसान भी है या नहीं, यह कोई नहीं जानता।
हाँ हाँ युदाओ, तुम इतने बदल गए हो कि अब मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। वू मीजी वांग युदाओ के सामने बैठी, फिर उसे खाली आंखों से घूरने लगी। जब से उसे वो गांव में संक्रामक बीमारी के बारे में पता चला, वह बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसे पता था कि वांग युदाओ वो गांव गया था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ वास्तव में वो गांव के लोगों को बचाएगा और इस नई तरह की बीमारी का पूरी तरह से इलाज करेगा, संक्रमण के स्रोत को खत्म कर देगा। वू मीजी खुद पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी कि यह योगदान कितना बड़ा था, लेकिन वह जानती थी कि यह निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। उसने ऑनलाइन सुना कि सरकार पहले से ही एक सम्मान समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रही है और वांग युदाओ निश्चित रूप से इसमें शामिल होंगे। एक सम्मान समारोह वांग युदाओ को निश्चित रूप से प्रसिद्ध बना देगा और इससे होने वाले लाभ अकल्पनीय थे। वांग युदाओ थोड़ा चौंक गई, फिर वू मीजी की ओर देखा और मुस्कुराए, बहन वू, चिंता मत करो, मैं कैसे बदल सकती हूँ। मैं चाहे कितना भी बदल जाऊं, क्या मैं अब भी वांग युदाओ नहीं रहूंगी? मैं निश्चित रूप से पहले जैसी ही वांग युदाओ ही रहूंगी। वू मीजी ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया। उसे सचमुच डर था कि अगर वांग युदाओ अचानक ऊंचाइयों पर पहुंच गया तो वह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वांग युदाओ सफल होने के बाद अपने पुराने परिचितों को छोड़ देगा, उसे तो बस वांग युदाओ के आसपास रहने की आदत थी, और अगर वह अचानक गायब हो गया तो यह वाकई बहुत असहज होगा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, वांग युदाओ का फोन अचानक बज उठा। वांग युदाओ ने फोन उठाया और देखा कि वह वांग चेंगकाई था। वू मीजी का अभिवादन करने के बाद वांग युदाओ जल्दी से नीचे चला गया। वांग युदाओ, चलो। जैसे ही वांग युदाओ नीचे आया, वांग चेंगकाई ने नीचे खड़ी कार से अपना सिर बाहर निकाला और वांग युदाओ की ओर हाथ हिलाया। वांग युदाओ को आश्चर्य हुआ कि क्या यह आदमी हमेशा इतना आलसी रहता था। वह कल लौटा था और यह आदमी आज उसे ढूंढने आया था। लेकिन कुल मिलाकर वांग चेंगकाई एक बहुत अच्छा दोस्त था, है ना? हम कहाँ जा रहे हैं? वांग युदाओ ने सवालों से भरे मन से वांग चेंगकाई को देखा। चलो खाना खाते हैं। यार, तुम वापस आते हुए नमस्ते तक नहीं बोले। लेकिन असाधारण लोग वाकई असाधारण काम करते हैं। थोड़ी देर गायब रहने के बाद तुमने वाकई इतना हंगामा मचा दिया, ये तो वाकई शर्मनाक है। वांग चेंगकाई ने वांग युदाओ को सिर से पैर तक गौर से देखा, उसकी नज़रें मानो किसी अजनबी को देख रही हों। वांग युदाओ ने उस अजनबी की तरफ आंखें घुमाईं, फिर कहा, तो अब भी पहले की तरह मैं दावत दूंगा और तुम पैसे दोगे? वांग युदाओ ने बिना पलक झपकाए पूछा। जरूर, वांग चेंगकाई ने तुरंत हामी भर दी। इस बार चलो फिर से यूमैंग चलते हैं। मुझे तुमसे ठीक से सवाल करने हैं, नौजवान। मेरी छोटी छोटी बातों में ऐसी क्या खास बात हो सकती है, पर तुम्हें कैसे पता चला? वांग युदाओ ने उत्सुकता से वांग चेंगकाई को देखा। यह आदमी इतना बोर तो नहीं होगा कि उसका पीछा करे, है ना? और आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस घटना में वह शामिल था। क्या ये साफ नहीं है? मुझे तुम्हारे को गांव जाने के बारे में पता था और ऊंचे अधिकारियों ने कहा था कि वे तुम्हारे लिए एक सम्मान समारोह आयोजित करने वाले हैं। हमारे परिवार को इसके बारे में पता है। वांग चेंगकाई मुस्कुराया। वांग युदाओ ने कहा, ओह, तो बात ऐसी ही थी। लगता है कि यह वाकई उच्च स्तरीय हलकों की वजह से था। वांग परिवार की खबरें स्वाभाविक रूप से आम परिवारों की तुलना में तेजी से फैलती थीं। दोनों ने बातचीत की और कुछ ही देर में वे यूमैंग पहुंच गए। काई पहले भी वांग युदाओ को यहाँ ला चुका था, लेकिन उस बार उनकी मुलाकात चेंग यंग से भी हुई, जिसके कारण उनका जाना थोड़ा अप्रिय रहा। हालांकि इस बार काई साफ तौर पर बहुत खुश था, वह वांग युदाओ से कहीं ज्यादा खुश लग रहा था। अब तक आसमान थोड़ा धुंधला हो चुका था। हालांकि रात होने में अभी कुछ समय था, लेकिन सुनहरी रोशनियां होटल को रोशन कर रही थीं, जो उसकी प्राचीन वास्तुकला के सामने उसके वैभव और शान को और बढ़ा रही थीं। उस समय खाने पीने का सबसे व्यस्त समय था और सामने की पार्किंग मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कई लग्जरी कारों से भरी हुई थी। एक नज़र में ही साफ था कि यह जगह अमीरों के लिए है। पिछली बार जब वांग युदाओ आए थे तो उन्होंने कई कारों के नंबर प्लेट हटाए हुए देखे थे, लेकिन इस बार जो आईं वे साफ तौर पर सभी व्यावसायिक लग्जरी कारें थीं। काई ने कार पार्क की और फिर वांग युदाओ को अंदर ले गया। ये वही माहौल था। काई, जाहिर है, ऐसी जगहों पर अक्सर जाता था। जहां तक वांग युदाओ की बात है तो उसे अब ऐसी जगहों में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। क्या ये सिर्फ एक आलीशान रेस्टोरेंट नहीं था? सर, आपके समूह में कितने लोग हैं? वांग युदाओ और काई के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एक स्वागतकर्ता उनका स्वागत करने आ गया। कुल 2, ऊपर एक निजी कमरा। पिछली बार जब वे आए थे तो काई ने बुकिंग करवा ली थी। अब ओल्ड मास्टर वांग की सेहत दिन ब दिन सुधर रही थी और यूमैंग भी वांग परिवार के लोगों का ध्यान रखता था। नान जी, इतने लंबे समय से इस काम में होने के कारण जानती थी कि कब किसी की चापलूसी करनी है, इसलिए उसने काई को निजी तौर पर कुछ विशेषाधिकार दिए। अभी भी एक निजी कमरा खाली है, कृपया मेरे साथ आइए। स्वागतकर्ता ने हल्की सी मुस्कान दी और दोनों को ऊपर ले गया।
जैसे ही वांग युदाओ और काई यूमेंग में दाखिल हुए, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह मनमोहक आकृति एक बार फिर प्रकट हुई। अगर यहाँ कोई चीज़ या कोई था जो वांग युदाओ को रुकने पर मजबूर कर सकता था, तो वह वही थी। नानजी की आभा अनोखी थी, अब भी चेओंगसम पहने हुए, लेकिन इस बार बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग स्वाभाविक रूप से कुलीनता का प्रतीक है और बैंगनी चेओंगसम में उनकी सुंदर आकृति सहज कुलीन आभा के साथ उन्हें काफ़ी आकर्षक बना रही थी। हालांकि जैसे ही वांग युदाओ ने उन्हें देखा, उन्होंने भी उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान लिया। वह तुरंत वांग युदाओ की ओर चल पड़ी। अब वह वांग युदाओ के मामलों से अच्छी तरह वाकिफ थी। तो युवा गुरु वांग आ गए हैं, आपने नमस्ते क्यों नहीं कहा? नानजी मुस्कुराईं, हर हाव भाव में एक आकर्षक भाव झलक रहा था। उनकी आंखें वांग युदाओ पर धीरे से घूम रही थीं। ये बहुत ही उचित था और बिल्कुल भी असभ्य नहीं। लाल ऊंची एड़ी के जूते, बहुत ही साधारण स्टाइल और बर्फ जैसी गोरी और पारदर्शी त्वचा। अगर काई ने वांग युदाओ को यह नहीं बताया होता कि यह महिला 30 साल की है, तो वांग युदाओ को लगता कि वह सिर्फ 20 साल की है। 30 की उम्र पार कर चुकी एक महिला जो शांगनान शहर में इतना बड़ा क्लब चला सकती है और कुछ लोगों में डर भी पैदा कर सकती है, उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। मैंने नमस्ते तो कहा था, लेकिन नान जी बहुत व्यस्त हैं। मैं तुम्हें फ़ोन करने की हिम्मत नहीं कर सकती। काई मुस्कुराए और अनजाने में नान जी से एक कदम दूर हट गई। वांग युदाओ ने इस हरकत को देखा और उसे थोड़ा अजीब लगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। काई इस महिला से बहुत डरी हुई लग रही थी, और सिर्फ काई ही नहीं, चेंग यंग भी उससे कुछ डरी हुई लग रही थी। वांग युदाओ को यह थोड़ा मज़ेदार लगा। क्या वह सिर्फ एक महिला नहीं थी? क्या वाकई इतना डरने की ज़रूरत थी? उसका फिगर किसी भी पुरुष, यहाँ तक कि महिला को भी कल्पना करने के लिए काफ़ी था। बेशक उसका चेहरा उसके फिगर के बिल्कुल अनुरूप था। 30 की उम्र पार करने के बावजूद वह किसी 20 साल की महिला जैसी दिखती थी और काफ़ी अच्छी तरह से तैयार थी। हालांकि जैसे ही वांग युदाओ उसे हतप्रभ होकर देख रहा था, उसकी पलकें अचानक फड़क उठीं। वांग युदाओ ने हल्की सी भौहें सिकुड़ीं और अगले ही पल उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। इस नान जी को असल में कोई बीमारी थी। हालांकि वांग युदाओ ने यह बात जोर से नहीं कही। खैर, अगर उसने कहा भी होता तो भी वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, अगर यंग मास्टर वांग ने नमस्ते कहा होता, ये कहते हुए कि युदाओ आ रहे हैं, तो मैं उन्हें दरवाजे पर ज़रूर बधाई देता। नान जी ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उसके पूरे शरीर में ऐसा आकर्षण था जिससे दिल में खुजली हो रही थी। एक लोमड़ी। वांग युदाओ ने मन ही मन प्रशंसा की। काई के हाव भाव उसके बगल में बदल गए, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराया। नान जी मजाक कर रही है। क्यों ना हम पहले ऊपर चलें? हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, नान जी मुस्कुराईं। उनकी नज़रें वांग युदाओ पर टिकी रहीं। जैसे ही सब लोग ऊपर जाने वाले थे, बाहर अचानक झगड़ा शुरू हो गया। वांग युदाओ थोड़ा चौंके और फिर नान जी की तरफ देखने लगे। नान जी के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने वांग युदाओ और काई को अलविदा कहा और अकेले बाहर चली गईं। नान जी की आकर्षक चाल देखकर काई के दिल में सचमुच थोड़ी खुजली हुई, लेकिन यह विचार उनके मन में आया ही नहीं कि उन्होंने उसे तुरंत दबा दिया। वह इस औरत को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने वांग युदाओ की तरफ देखा, जो अभी भी नान जी की पीछे हटी हुई आकृति को देख रहा था। काई ने सिर हिलाया और फिर आह भरी, युदाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, नान जी में कभी दिलचस्पी मत लेना। ये औरत ऐसी नहीं है जिसे तुम संभाल सको। वांग युदाओ ने काई को अजीब नज़रों से देखा। और वह तो शुरू से ही उसके पीछे पड़ने की योजना नहीं बना रहा था। अगर बनाता भी तो क्या बड़ी बात थी? क्या वह सिर्फ एक औरत नहीं थी? वह कितनी शक्तिशाली हो सकती है? काय। वांग युदाओ ने काई की तरफ आंखें घुमाईं और फिर सीधे ऊपर चला गया। धिक्कार है। काई नाराज हो गया। उसने उसे प्यार से चेतावनी दी थी, लेकिन इस आदमी ने उसकी एक न सुनी। लेकिन अगर वह नहीं सुनता तो वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि नान जी बहुत शक्तिशाली थी, वह कभी भी उनके वांग परिवार को यूं ही नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगी, इसलिए वांग युदाओ के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। निजी कमरे के अंदर वांग युदाओ ने लापरवाही से एक केकड़ा उठा लिया। काई उसके बगल में पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में बातें करता रहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वांग युदाओ की कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जब आगामी प्रशस्ति समारोह का जिक्र हुआ तो वांग युदाओ को फिर भी सिर दर्द होने लगा। उसे लौटते ही तुरंत शहर के अस्पताल जाना चाहिए था, लेकिन शहर पहुंचकर वह सीधे कार से उतर गया और शेनयू के पीछे अस्पताल नहीं गया। वांग युदाओ खुद अस्पताल की मौजूदा स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं था।